6 मार्च 2020 तेलंगाना का वारंगल रेलवे स्टेशन, जहां पर एक कपल ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही समय में ट्रेन आ जाती है और वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस जोड़े में जो लड़की होती है वो लड़के को अपने साथ पश्चिम बंगाल इसलिए लेकर जा रही थी ताकि घर वालों की रजामंदी हो तो वो आपस में शादी कर लें। कुछ ही समय में ट्रेन चल पड़ती है। जैसे ही ट्रेन चल पड़ती है तो लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें प्यास लग रही है। लड़की जवाब दे पाती है उससे पहले ही लड़का अपने बैग से एक छाछ की बोतल निकालता है और लड़की के हाथ में थमा देता है। लड़की अब उसे लेकर एक एक घूंट छाछ की पी रही थी और लड़का है जो टकटकी निगाहों से उसे खड़ा होकर देख रहा था। अगले रोज लड़का अकेला वापस आता है वारंगल। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। समय गुजरते हुए 24 मार्च 2020 को कोरोना के चलते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन के चलते पूरे देश के अंदर सारा काम ठप हो चुका था। आवाजाही भी काफी बंद हो चुकी थी। इसीलिए लोगों का इस पर कुछ ध्यान भी नहीं गया कि जो औरत इसके साथ गई थी वो इसके साथ वापस नहीं आई थी। इसी तरीके से 1-1.5 महीने का समय निकल जाता है। तो 1.5 महीने का समय निकलने के बाद तारीख आती है 21 मई 2020। इसी वारंगल शहर में एक कारखाना होता है साईं दत्ता ट्रेडर्स के नाम से, जो काफी अच्छा चलता था। उसके मालिक होते हैं जय भास्कर। 21 मई को जय भास्कर जो कारखाने के मालिक होते हैं वो किसी ऑटो ड्राइवर से कहते हैं कि मेरा एक बड़ा ऑर्डर है, तो आप कारखाने से मेरा माल उठाओ और कस्टमर को वहां माल पहुंचा दो। ऑटो ड्राइवर मालिक से सारी बातें सुनता है और वो पूछता है कि मुझे वहां पे माल कौन देगा। तो जय भास्कर साहब कहते हैं कि वहां पे मकसूद आलम है जो अपनी फैमिली के साथ ही वहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। और भी वहां पे लोग हैं जिनमें से एक का नाम श्री राम है और एक का नाम श्याम है। तो तुम वहां पे जाओ और मकसूद आलम से जाके बात करो और उससे कहना कि मैंने ये सब कहा है, मेरी बात करवा देना। और वहां से माल उठाकर जिसके अंदर जूट की बोरियां उठा के आपको कस्टमर तक पहुंचानी है। ऑटो ड्राइवर सारी बातों को सुनता है, समझता है और निकल लेता है। वो कारखाने जाकर देखता है। कारखाने पहुंचने पर देखता है कि वहां कारखाने में तो कोई भी एक भी आदमी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पर देखता है ना ही मकसूद आलम है ना उसके फैमिली मेंबर कोई है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाता है वो, जहां उसे बताया गया था कि वहां श्री राम और श्याम नाम के आदमी हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई नहीं है। ऑटो ड्राइवर सोच में तो पड़ जाता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, ये लोग गए तो कहाँ गए, क्योंकि कोरोना टाइम में तो सबकी आवाजाही लगभग बंद ही थी। अब ऑटो ड्राइवर वापस जय भास्कर साहब के पास पहुंचता है और कहता है कि साहब वहां तो एक भी बच्चा, कोई भी इंसान नहीं है, एक भी आदमी नहीं है वहां। जय भास्कर साहब ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर कहते हैं कि ये क्या बात कह रहे हो। तो वो अपना उनका एक जो पार्टनर था संतोष, उसे साथ में लेकर और ऑटो ड्राइवर तीनों कारखाने पहुंचते हैं। कारखाने पहुंचने पर जय भास्कर भी देखता है कि वहां तो
एक भी कोई भी आदमी नहीं है। गए तो कहाँ गए? आवाज लगाते हैं। मकसूद आलम फैमिली के मेंबरों को, जिनको भी वो, सबको जानते ही थे। राम श्याम जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ढूंढते हैं उन्हें, देखते हैं, एक भी आदमी उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। अब वो कारखाने के चारों तरफ कारखाने में, पूरे कारखाने में घूमते फिरते हैं और देखते हैं, आवाजें लगाते हैं। तो कारखाने के अंदर ही एक कुआं था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कुएं के अंदर 4 लाशें तैर रही हैं। जय भास्कर साहब सदमे में। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है और उन चारों तैरती हुई लाशों को बाहर निकलवाती है। उन चारों डेड बॉडियों में जो एक डेड बॉडी थी वो थी मकसूद आलम की, और जो 2 डेड बॉडी थी उसमें एक उसकी बीवी जिसका नाम निशा था, और उसकी एक बच्ची, और एक उसका लड़का जो 3 साल का, जिसका नाम बबलू था। अब पुलिस और भी छानबीन करती है तो देखती है कि पता लगाने की कोशिश करती है कि ये सब किसने किया, क्या किया। जब छानबीन आगे बढ़ रही थी तो 22 मार्च को और उसी कुएं से 5 लाशें बरामद होती हैं। पुलिस सदमे में, सभी लोग आसपास के, जिनको भी ये खबर मिली कि ये क्या, कोरोना में जो लोगों का घर से बाहर निकलना तक बंद है, क्राइम रेट कहा जा रहा है कि सब कुछ बहुत कम हो रहा है इस टाइम, और कुएं से 9 लाशें बरामद हो रही हैं। तो पुलिस कोशिश करती है पता करने की कि ये सब कौन किसने क्या किया है। तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं। तो पुलिस उन सभी डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है पुलिस को कि उन सभी डेड बॉडियों के जो मरने का समय है वो 20 मई रात 9:30 से 21 मई सुबह 5:30 के बीच का है। इसके अलावा किसी भी डेड बॉडी पे कोई किसी तरीके का चोट का निशान नहीं, ना ही कोई किसी का गला घोट कर, मतलब मौत का पुलिस को कुछ अंदेशा नहीं कि इनकी मौत किस तरीके से हुई है। सभी को लगेगा कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इसी बीच पुलिस को पता लगता है कि 20 मई को मकसूद के ही घर पे एक पार्टी थी, जो उसके ही बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। अब पुलिस की छानबीन चली रही थी कि उसी गोदाम के पास एक दूसरा गोदाम था, सोनालिका ट्रेडर्स। उस गोदाम से एक शख्स आता है और वो पुलिस को 2 फोन देता है। कहता है कि मुझे मालूम नहीं ये फोन किसके हैं, किसी अज्ञात लोगों के फोन हैं जो मुझे मिले हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि ये किसके फोन हैं। तो पुलिस जब उन फोनों को पता करती है कि ये फोन किसके हैं, तो वो फोनों में एक फोन जो मकसूद आलम था उसकी बीवी का होता है, और दूसरा फोन जो होता है वो श्री राम का होता है। लेकिन उन फोनों से कोई सुराग, केस आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो छानबीन में और पता लगता है कि जो सोनालिका ट्रेडर्स गोदाम जो है उसी के पास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस वहां पहुंचती है और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को
प्राप्त करती है और उसे देखती है। तो उससे देखने के बाद पुलिस को उस टाइम पीरियड में पता लगता है कि कोई एक इंसान जो 20 मई को शाम 6 बजे आता है और 21 मई सुबह 6 बजे जाता है। तो इसी टाइम पीरियड के बीच में एक इंसान का आना और जाना देखकर पुलिस को उस इंसान पे थोड़ा शक होता है। तो पुलिस सीसीटीवी में देखा गया आदमी जिस पे पुलिस को डाउट हो रहा था, पुलिस उसे ढूंढती है। ढूंढने पे पता लगता है कि ये कोई संजय यादव नाम का आदमी है जो बिहार का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। पुलिस उसको ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने पे घर की छानबीन करती है पुलिस। तो घर की छानबीन करती है तो पुलिस को कुछ संदिग्ध दवाइयाँ जैसे नींद की गोलियां, इस तरह की कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिल जाती हैं। तो पुलिस उससे बातचीत करती है, पूछताछ करती है और उसे पूछताछ के लिए स्टेशन ले आती है। तो स्टेशन में जब उससे पूछताछ करती है तो और भी कुछ बातें जो होती हैं तो पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। अब पुलिस उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है, लाठी डंडे का जोर समझो या जो पुलिस का जो एक तरीका होता है उस तरीके से पुलिस ने जब पूछताछ की तो संजय कबूलता है कि ये सब मैंने ही किया है। और वो बताता है कि जो 20 मई को पार्टी थी उसी दिन मैंने पार्टी के अंदर दाल के अंदर मैंने नींद की गोलियां मिला दी थी और ये सब खाना वाना खाने के बाद सब अपने अपने घर खाने खा के चले गए। तो जब ये जो मकसूद आलम व इसका परिवार है तो सब नींद में थे, तो मैंने सबको इस तरीके से कुएं में धकेल दिया, बोरों में डाल के कुएं में धकेल दिया। और मुझे लगा कि फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले राम और श्याम ये जो हैं, एक और था शकील, मुझे लगा कि ये सब मुझे देख लेंगे, कोई सबूत ना छूटे, इसलिए मैंने इनको भी उठा के कुएं में डाल दिया सबको। एक एक कर ये सभी लोग, इनको जब डाला गया है तो ये सभी लोग जिंदा थे, सिर्फ नींद में थे। इसने सभी को बोरों में डाल के कुएं में डाल दिया और इनकी मौत पानी, इनके फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण इनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस पूछती है कि मारा तो मारा, लेकिन मारा तो क्यों मारा भाई, कोई वजह तो होगी क्यों मारा इन सबको। तब वजह पूछने पे बताता है कि क्या तुम इन सबको पहले से जानता था। तो संजय कहता है कि बिल्कुल पहले से जानता था मैं इनको। जो मकसूद आलम है उसकी बीवी जो नीसा है, उसकी एक बहन है रफीका जो तलाकशुदा है और उसकी एक 16 साल की बेटी भी है। तो ये जो रफीका और जो संजय होते हैं वो प्यार में होते हैं। तो काफी समय से ये लोग प्यार में चल रही थी इनकी लाइफ। लेकिन रफीका देखती है कि कुछ समय से जो संजय है उसकी और उसकी बेटी जो 16 साल की बेटी है उसकी नजदीकियां बढ़ रही थी। तो रफीका चिंता करती है, टेंशन होती है उसे कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो रफीका संजय पे प्रेशर बनाती है कि क्यों ना हम शादी कर लें। लेकिन जो संजय होता है वो शादी नहीं करना चाहता था, वो इसी तरीके से जैसे रहता आ रहा था वैसे ही रफीका के साथ रहना चाहता था।
वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन रफीका की काफी प्रेशर बनाने पे संजय उसे हाँ कर देता है कि चलो ठीक है, शादी कर लेंगे हम। तो संजय के हाँ करने पे रफीका कहती है कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं, तो चलो क्यों ना हम माँ बाबा के पास चल के आते हैं और उनसे भी शादी के लिए रजामंदी ले लेते हैं। इसीलिए संजय और रफीका पश्चिम बंगाल के लिए निकलते हैं। लेकिन वो लोग ट्रेन से निकलते हैं, लेकिन संजय के दिमाग में तो खौफनाक साजिश चल रही थी। और ऐसी खौफनाक साजिश जिसे उसने पश्चिम बंगाल जाते हुए ट्रेन के अंदर उस साजिश को उसने पूरा किया। जो साजिश उसने पूरी की वो सब मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि 6 मार्च 2020 को तेलंगाना के वारंगल स्टेशन से ये लोग पश्चिम बंगाल के लिए निकलते हैं। और ट्रेन में बैठने के बाद ये रफीका को कहता है कि तुम्हें प्यास लगी है। तो रफीका के जवाब देने से पहले ही ये अपने बैग से एक छाछ की बोतल निकाल के उसे दे देता है। रफीका उसे पी लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। सफर काफी आगे निकल चुका था और रात का टाइम हो चुका था। अब रफीका काफी गहरी नींद में चली जाती है, क्योंकि उस छाछ के अंदर नींद की दवाइयां थी। तो रफीका जब गहरी नींद में होती है तो संजय उसका दुपट्टे से गला घोट कर उसे मार देता है। और गला घोट के मारने के बाद उसे ट्रेन से धक्का मार देता है। जब ये सब कुछ संजय बता रहा था तो पुलिस ने सोचा कि पता करते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है। तो पुलिस ने आरपीएफ से कांटेक्ट किया और पता किया कि इस तरीके से कोई बॉडी मिली है क्या। तो आरपीएफ ने कंफर्म किया कि हाँ, इस तरीके से इस तारीख को एक लावारिस बॉडी मिली थी। तो पुलिस को यकीन हो गया कि संजय जो कुछ कह रहा था वो सब कुछ सच कह रहा था। अब संजय बताता है कि जब वो वहां से अकेला वापस आता है तो जो रफीका की जो बेटी है 16 साल की, उसे वो कहता है कि तेरी मम्मी तो वहीं माँ बाबा के पास रुक गई है, जो कुछ समय बाद में आएगी। तो चलो ठीक है। कुछ समय जैसे ही निकला तो कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने पे कुछ समय और ऐसे ही निकल गया कि चलो लॉकडाउन की वजह से कोई इधर उधर आ जा नहीं पा रहा है, इसलिए कुछ समय और निकल गया। ऐसे ही समय निकलता रहा तो जो रफीका की जो बहन है निशा, उसने पता किया कि उसकी बहन का कोई अता पता नहीं है। उसने अपने घर पे जब कॉल किया, वहां उसने पता किया कि रफीका तो यहाँ कभी पहुंची ही नहीं। तब उन्हें शक हुआ कि ये क्या हो रहा है, और वो संजय के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गए कि भाई रफीका है तो कहाँ है, तेरे साथ गई थी, तू अकेला वापस आ गया और वो तो अपने घर पहुंची ही नहीं। तू झूठ बोल रहा है जब से कि वो अपने माँ बाबा के पास रुक गई। तो इसी तरीके से समय निकलता गया और संजय के पास कोई जवाब नहीं था। वो लोग कहते थे कि अगर रफीका ठीक है, तू कहता है कि कुछ समय बाद आ जाएगी, वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रही, तो तू हमें उससे बात करा, कहाँ है वो। जब संजय रफीका से बात किस तरीके से करा था, वो तो मर चुकी थी।
वो तो पूरी तरीके से असमर्थ था उससे बात कराने में। लेकिन जब वो इन चीजों से बिल्कुल परेशान हो चुका था कि इन्हें क्या जवाब दिया जाए, और अब इन्हें जवाब संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा तो ये मुझे आगे बात बढ़ेगी तो पुलिस केस भी बनेगा, मैं फंस जाऊंगा। इन सब से तंग आकर उसने सोच लिया था कि अब मुझे इन सबको रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अगर इन सबको मैंने रास्ते से नहीं हटाया तो ये लोग मुझे पुलिस को पकड़वा देंगे और मेरी बाकी की जिंदगी शायद जेल में ही कटेगी। अपने आप को बचाने के लिए उसने पक्का डिसीजन ले लिया कि मुझे इन सबको हटाना है, और इसके लिए उसने 20 मई पार्टी वाला दिन चुना। उस दिन पार्टी के अंदर काफी लोग आए हुए थे, तो इसने जो पार्टी में जो दाल थी उसके अंदर नींद की गोलियां पीसकर मिला दी। अब सब लोग जो बाहर के थे वो खाना खा के चले गए और बाकी सब लोग घर में खाना खा के सो गए। अब उसने सोचा कि जब वो इन सबको ठिकाने लगाएगा तो जो फर्स्ट फ्लोर पे भी बंदे कुछ रह रहे थे, जैसे श्री राम, श्याम और शकील नाम का और एक लड़का था, तो उसने सोचा कि इन्हें ठिकाने लगाते हुए उन्होंने देख लिया मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने डिसीजन लिया कि क्यों ना सभी को ठिकाने लगा दिया जाए। तो उसने डिसीजन लिया ऐसा कि उसने एक एक करके सभी को बोरे में डाल डाल के वो जो कुआं था उसके अंदर सभी को एक एक करके डाल दिया। फर्स्ट फ्लोर के बंदों को भी, राम, श्याम, शकील, सबको बोरे में भर के कुएं में डाल दिया। अब पुलिस सबूत इकट्ठा करती है कि जिसके अंदर पहला तो कबूलनामा इसका है ही, संजय का, जिसने कबूल कर लिया था कि ये सब मैंने किया है। दूसरा जो सबूत था, जो आरपीएफ से जो कंफर्मेशन प्राप्त हुआ था कि इस तरीके से बॉडी मिली थी। तीसरा जो सबूत होता है कि पुलिस उससे उसका फोन ले लेती है, तो उस फोन को जब खंगाला जाता है तो उसमें पाया जाता है कि संजय इस तरह की चीजें सर्च किया करता था कि जो नींद की जैसे गोलियां किसी को दी जाती हैं तो कितनी मात्रा में देनी चाहिए, या कितनी मात्रा से किसी की मौत हो सकती है, या कितनी मात्रा सेफ है। दूसरा, उसके फोन के अंदर देखा जाता है कि जो काफी सारे वीडियो हैं, जो उनमें कुछ वीडियो थे जो रफीका की जो 16 साल की बेटी होती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो थे, रेप के वीडियो थे, उसके साथ जबरदस्ती के वीडियो थे। इस तरीके से इन सभी सबूतों के साथ संजय को कोर्ट में पेश करती है, और कोर्ट में इन सभी सबूतों को देखते हुए, और जो 16 साल की जो लड़की है, रफीका की जो बेटी है, वो भी कोर्ट में गवाह के रूप में कोर्ट को बताती है कि इस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती मेरा कई बार रेप किया है, और मैं फिलहाल प्रेग्नेंट हूं, इसके बच्चे की मां हूं। तो इन सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट उसे सजाए मौत की सजा सुनाती है। मेरा कोई मकसद नहीं इस तरह की कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने की या किसी का दिल दुखाने की। ये सब कहानियां इसीलिए बताई जाती हैं कि आप हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपने समाज में इस तरीके के लोगों से बच के रहें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं इसी के साथ, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।